अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के केस के हवाले से। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में उनकी नाअहली से मुतालिक रेफरेंस दायर करने का बिल आखिर फैसला कर लिया है। इस बात का इंकशाफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया है। आसिफ अली जरदारी से मुतालिक उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के अमेरिका में अपार्टमेंट हैं जो उन्होंने अपने असासों में जाहिर नहीं किए। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला ये किया है। ख्याल रहे कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन रमा बरस 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त एन 213 नवाब शाह से कामयाब होकर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महबूब साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और आसिफ अली जरदारी के लहजे की बात करें तो उनका लहजा काफ़ी सख्त है। पिछले गुज़श्ता दिनों में आपने उनके बयानात भी सुने होंगे। नवाज शरीफ का लहजा सख्त नहीं है, उन पर भी केस चल रहा है। असल कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल कहानी तो कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो कुछ ये जिन दोनों का आपने नाम लिया है और सो कार्ड ये आप कह सकते हैं कि हाँ हम पाकिस्तानियों ने इनको वोट देकर आए थे और ये इसके बाद कहा जी कि आप आए और हमारे सर पे बैठे और मुल्क को चलाएं। और फिर जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर आपने मुल्क को चलते हुए देखा और 11 साल इस वक्त सिंध के अंदर भी चल रहा है, तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ भी ये करते रहे तो नेचुरली वही सारी चीजें इनके सामने आ रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिसको कहते हैं कि कोई जाल बुना गया हो या इनके खिलाफ कोई साजिश तैयार की गई हो या कोई ऐसा है। ये वो सारी चीजें हैं, ये अजर मैंने शम्स है, बिल्कुल सबके सामने हैं। ठीक है ना, रोज़े रोशन की तरह हर चीजें यहाँ है। दिस इज हाउ दे हैव बीन गवर्निंग, दिस इज हाउ दे हैव बीन डूइंग। और जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती की बात ये है कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने ये हमारे पिछले 10 साल जाया कर दिए। आप ये कह सकते हैं कि 11 साल इससे पहले भी 88 से लेकर 99 तक, और फिर आप देखें तो 21 साल अगर किसी कौम की जिंदगी में से निकाल दो, बिकॉज वहां पर वो लोग आ जाएं कि जो कि इस मुल्क को या जो उनको मैं समझता हूँ कि हुकूमत मिली है उसको अवाम का मुकद्दस फरीजा उसकी अमानत समझ के ना चलाएं, उसकी अमानत के अंदर ये खयानत करें और करप्शन करें, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, अपने सारे जो इस तरह के लोग हैं उनको वो नवाजना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है फिर यही सारी चीजें सामने आना थी। तो अगर आप ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी के लहजे में कोई तल्खी आ रही है तो सर्टली वो तो है ना, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स के ये सारा कुछ किया हुआ है इन्होंने। ऐसी कोई चीज नहीं है कि ना किया हुआ हो। ये हम सब भी जानते ही हैं कि पाकिस्तान में आप किस तरह से और किस स्पीड के साथ तरक्की कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो इन दोनों खानदानों ने जिक्र किया है आज के अमेरिका में आसिफ अली जरदारी साहब के अपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने अपने असासों में जाहिर नहीं किए। सर देखिए वो तो एक छोटी सी बात है ना, जो कुछ इन्होंने बिलावल हाउस कराची की एग्जांपल ले लें। अगर JIT की बात करें जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस पर जो काम कर रही है, वो भी रिपोर्ट कल मंजरे आम पर आ गई थी। तमाम मीडिया ने कुछ प्रोग्राम्स में भी उनको मंजरे आम पर लाया गया है, लेकिन मौला बख्श चांडियों का उस पर बयान आया था कि ये JIT जो है ना ये बनी गाला की पैदावार है। हाँ नहीं, वो इसलिए कि इस JIT का सरबराह जो है वो अब्दुल्ला शाह के जो बेटे हैं जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है उनको बना देना चाहिए था। तो शायद वो रिपोर्ट उस तरह की आती या पीपल्स पार्टी की कोई मतलब सरबराह होता है इस JIT का, या फिर मौला बख्श चांडियों को ही बना देते। ये जो कुछ मैंने आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो कुछ ये करते रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क के वसाइल को उन्होंने बेदर्दी से लूटा है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो बैक साइड का जो एरिया है जो उन्होंने आप कहते हैं कि सबल के अंदर और बाकी सारी चीजों के अंदर वो कन्वर्ट किया और कौमी खजाने से जो जिस जिस तरीके से पैसे लूटे गए, ये तो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। मैं वो बात कर रहा था, फिर आपने बीच में सवाल पूछा। आई एम टॉकिंग बिलावल हाउस क्लिफ्टन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके सराउंडिंग एरिया की अब जब सारी एक एक करके चीजें निकल रही हैं तो
एवरीबडी नोज कि अच्छा ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, एक लिहाज से देखा जाए तो, ठीक है ना। और हजारों गज के हिसाब से ये सारा एरिया है। अच्छा, ओमनी ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अनवर मजीद कौन है, वो भी मेरा ख्याल आपको कोई चीज ढकी छुपी नहीं रह गई है। शुगर मिलों की आप बात कर मतलब लीजिए, ये बताया उनको जा रहा किस था किस कि ओमनी ग्रुप की जो है आज से कोई 10-12 साल पहले को 2-3 कंपनीज थी और अब जो है बेशुमार कंपनीज हैं उनकी। जी हाँ, एक या दो शुगर मिल्स थी, कुछ कंपनीज थी, और अभी तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर आप ये बात करें तो दे है, मतलब क्रॉस द लिमिट। मतलब वही आप कह लें ना, आप चलिए पाकिस्तान की एग्जांपल ना लें, दुनिया के कुछ और मुल्क हैं उनकी एग्जांपल ले लें, और कैसा ये इस तरीके से होता है कि जैसे ये दोनों खानदानों ने, बिल्कुल मैं फोकस की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों खानदानों के ये एसेट्स बड़े हैं, ठीक है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। और तो छोड़िए ना, वो जो छोटे साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर, बेटा जो है वो ओके प्रोविंशियल असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है, मैच करें, ये किसी सूरत में अगर ये हुक्मरान है तो ये खुद ही रहना चाहते हैं, अगर हिजब इख्तिलाफ में है तो भी खुद रहना चाहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी। तो वो छोटे साहब का मैं कह रहा था, मियां शहबाज शरीफ का, जरा 2008 के जो इन दोनों बाप बेटे के जो एसेट थे वो जरा सबके सामने लेकर आए, और 2018-19 में जितने हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। ये है, दिस इज, मतलब ये इतना, मैं समझता हूँ कि एक दी वर्स्ट गवर्नेंस की आप बात करते हैं, वर्स्ट केस ऑफ करप्शन है जो कि ये सारे के सारे ये लोग करते रहे हैं, ठीक है। आज आप देखें ना, वो ऑरेंज चेन का हम अक्सर आपकी भी प्रोग्रामों में ही तस्करा करते रहे जी, जरूर। कि इस तरह का कोई काम नहीं इनको करना चाहिए, ठीक है, कि इसको फिर वो रिकवर करना मुश्किल हो जाए सारा जो कुछ भी है। ये प्रोजेक्ट उन्होंने कहा जी 160 अरब से शुरू होगा। इमेजिन करें 160 अरब के प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की, और ये कितने 2 लाख लोगों के ट्रैवल में काम आना था। 160 अरब आपका कहना है कि इससे ज्यादा जरूरत थी कि सेहत पे पैसा खर्च किया जाता, तालीम पे पैसा खर्च किया जाता, लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं उन पर पैसा खर्च किया जाता। 160 अरब से ये जंप करके 270 अरब पे एक लिहाज से चला गया है। ये इस कदर, मतलब ये खर्चा जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, अब ये देखें ना, अगर 270 अरब का एक प्रोजेक्ट चलता है, अक्सर आपसे भी बात होती रहती थी कि आप की सिर्फ इतना देखिए कि इससे अगर और कुछ नहीं, पंजाब के 36 जिले हैं, लाहौर को छोड़ दे 35 जिले बचते हैं, उन 35 जिलों के अंदर बहुत टॉप क्लास हॉस्पिटल्स बनाते हैं आप, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स बनाते। आज देखें कि पढ़ने लिखने के हिसाब से पंजाब का स्टैंडर्ड कहाँ पे आता। बट प्रॉब्लम ये है इन लोगों की कि एक्चुअली इनको जो पढ़े लिखे लोग तो सूट नहीं करते, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो वो समझ जाएगा ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरीके से सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने आफियत इसी में जानी कि भाई जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने बड़े किक बैक्स होंगे, उतनी बड़ी करप्शन होनी है। तो यही वो सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये चलती चली आ रही हैं। और अब चाहे कुछ भी आप कह लें सर, एक बड़ा इशू चलता आ रहा था गुज़श्ता दिनों से कि जो है वो कमेटी का चेयरमैन जो है बनाया जाए शहबाज शरीफ को, और इसके बाद जो कायमा कमेटियां हैं उनकी तश्कील का भी मामला था और उस पर जो है डेडलॉक एक बरकरार था। तो हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पर आज रजामंद हो गई है। देखिए, जहाँ तक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर आप बात करते हैं, डिफरेंट कमेटीज की बात करें, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली की वर्किंग है। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताइए, अब ये नून के लोग माने ना माने, बट एक्चुअली पूरा पाकिस्तान ये बिलीव करता है कि हाँ, शहबाज शरीफ ने इंतहा दर्जे की करप्शन की, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नेंस ठीक नहीं थी, 56 कंपनियां खुल गई, बाकी सारी चीजें सामने आ रही हैं। आहा चीमा पकड़ा गया, वो भी सामने अब सारा कुछ आ गया, ठीक है। फवाद जो है उसने, फवाद हसन फवाद ने, अब तो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्ली वादा मुआफ गवाह बन के बाकी वो सारी चीजें सामने लेकर आ रहा है। तो मकसद सिर्फ ये कहने का है कि अगर एक शख्स का सादिक अमीन वैसे वो अपने कॉल और फेल के हिसाब से नहीं है, तो आप उसको लगाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। अच्छा जी, चले, अब ये तो पीटीआई के सोचने का मुकाम था, मे भी उन्होंने कहा कि नहीं जी जैसा भी है बस असेंबली को चलना चाहिए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रोज ये हंगामा रही और इस तरह का मसला पेश नहीं आना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन मैं ये आपसे जरूर बता दूं, ये जो कुछ भी इनके लिए आप करते जाएंगे, इनकी डिमांड बढ़ती जाएंगी। दे आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, दे आर नेवर गोइंग टू बी कंफर्टेबल। व्हाई? बिकॉज इनकी कंफर्ट स्टेट एक ही है कि आप इनको छोड़ दें। 25 दिसंबर गालिबन बताया जा रहा है कि उस दिन
फैसला सुनाया जाएगा आसिफ अली जरदारी साहब के केस का भी और नवाज शरीफ साहब के भी केस का। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तानी सियासत में, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको गिरफ्तारी का भी हुक्म सुना सकती है, मतलब JIT की रिपोर्ट जो सामने आ रही है। तो अगर वो इस तरह मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूं, जो मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूं कि अगर आसिफ जरदारी की जगह अगर कोई एक आम शख्स होता तो वो आपकी FIA या आपका जो ये सिस्टम है मुल्क का, ये उसको कब का गिरफ्तार कर चुका होता। मैं आपको सही बात बताऊं, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी समझ रहा हूँ मैं। ये है वो जिसमें ना रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं कि सबके लिए इक्वल या बराबर होना चाहिए, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यानी कि एक छोटी सी शिकायत होती है एक आम आदमी की, तो हिसाब किताब तो बाद में देता है ना, सबसे पहले तो उसको कड़ियां डाल के पेश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आप तरफ ये कहूंगा कि वो जो TV के एंकर हैं जैसे शाहिद मसूद, उनको कितना 3-3.25 करोड़ का इरेगुलरिटीज की बात आते हैं ना कि वो मुकदमा चलेगा, वो जब उनको पेश करते हैं आप उसके लेके चलते हैं, तो भाई आप ये इन लोगों को क्यों कड़ी लगा के नहीं चलते, इनको क्यों नहीं आप बंद करते, इनको क्यों नहीं पकड़ते, इनको क्यों नहीं जेलों के अंदर डालते। ये है वो सिस्टम, और ये पाकिस्तान के सारे सिस्टम को इस पिछली जो 10 साल की जो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तब ही कानून की बालादस्ती होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही, दिस इज व्हाट आई से, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बिकॉज ये जो सारा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को इस माफिया ने बिल्कुल हॉस्टेज बना लिया। ये जो 1200 के करीब आप कह सकते हैं कि MPs और MNAs और सेनेटर्स एक लिहाज से आते हैं, ये सबसे पहले इलेक्ट होकर आते हैं, इसके बाद ये अपना ये सदर इलेक्ट करते हैं। अच्छा सदर, आप मुझे ये बताइए, क्या अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या अगर एक डायरेक्ट इलेक्शन होता जिसमें आसिफ जरदारी को वोट पड़ते, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सदर इलेक्ट हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं हकीकत में बता रहा हूँ, ममनून हुसैन को ले लें और इवन आरिफ अलवी को ले लें ना, तो बात ये है कि ये है वो सिस्टम, इस सिस्टम के जो पिटफॉल्स हैं, इस सिस्टम की जो खराबियां हैं, ये बिल्कुल ये चंद लोगों के, एलीट लोगों का क्लब्स है। आप मुझे ये बताएं, 4 महीने हो गए नेशनल असेंबली आपकी काम कर रही है, आप मुझे कोई एक काम कोई एक काम आपकी, कोई एक काम ऐसा है कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई कानून साजी का एक लिहाज से हुआ हो, कोई एक काम ऐसा हो कि आप जिसमें ये कहें कि नहीं सारी पार्टियां मुत्तफिक थीं और इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि जिसके अंदर लोगों के लिए कोई उन्होंने सहूलियात देनी हो। सर बहरहाल PTI की जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि अपोजिशन के साथ जो है वो जिस तरह भी चला जाए इत्तेहाद रखें और मुत्तफिक हों, रजामंद हों। इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि कायमा कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पे रजामंदी भी ज़ाहिर की। सर एक बड़ा अहम इकदाम किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, 12 साल बाद बसंत मनाने का ऐलान किया गया है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि अरबों का ये कारोबार है और लोगों को ये मनाने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जानलेवा खेल है, तो आप इस पर क्या तज्ज़िया पेश करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा ना PTI ने ये ज़रा हेस्ट में डिसीजन एक लिहाज से ले लिया है। मैं दिस इज प्रैक्टिकली आई फील वाई, बिकॉज सबसे पहले आप अपना को लाहे अमल देते हैं कि जी हाँ, हम कोई 6 महीने 8 महीने के बाद ये बसंत का जो है त्यौहार, इसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, लिकिन उसके अंदर याद है ना आपको जो दाती तारें इस्तेमाल जिस तरीके से लोग मोटरसाइकिल से आ रहे होते थे, गले पे दाती तार वो फिर गई और वो एक यहाँ से जहाँ भाग हो गई उसके अंदर। And this is not one, there are plenty of cases, and not only in Pakistan, everywhere in गले कट जाते हैं लोगों के। जी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ये होना चाहिए, बिकॉज आपको कोई आउटलेट तो एक लिहाज से है ही कोई नहीं। आप जरा पड़ोस के मुल्क हिंदुस्तान चले जाएं, कभी वो IPL हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या इवेंट है, कभी क्या सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। फाइन, दे आर फुल ऑफ लाइफ। मैं पड़ोस की बात कर रहा हूँ, मैं यूरोप या अमेरिका की बात नहीं कर रहा। और हमारे मुल्क के अंदर आप देख लें, कभी नाके लगे हुए हैं, कहीं लोगों को रोका जा रहा है, कहीं पुलिस चेक कर रही है, कहीं पुलिस लोगों के मुंह सूंघ रही है, कहीं आगे ओके, कहीं अब तो शुक्र है कि हमें कोई दहशतगर्दी से तो जान छूटी है,
लेकिन इसके हट के भी बड़ी महंगाई इतनी ज्यादा होगी, ये सारा कुछ है। किस तरह का कोई आपको एक्सकर्शन, कोई तफरीह, कुछ आपका पॉइंट ऑफ वही यही है कि अगर ये फैसला करना था, ऐलान करना था, तो थोड़ा सा पहले कोई लाहे अमल तरतीब दिया या जाता, ये उसके पहले बाद तय कर लेते, या इसको 2020 पे लेके जाएं, पहले अपने आप को ठीक करें, अपनी पुलिस को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। ये जहाँ पर तारें बनती हैं, ये सारा जो कुछ भी होता है, इन सारी चीजों को मतलब इनको संभालना चाहिए था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रूल रेगुलेशन, कोई ज़ाब्ते, ये सारी चीजें लेकर आते, एक फर्म कंट्रोल हासिल कर लेते, देन दे वुड हैव सेड कि हाँ। अब ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज की जल्दी है, इनको इमीडिएटली कर लेना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर बहुत कारोबार है, लेकिन कारोबार डज नॉट मीन कि आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दो। सो फar आई कैन से कि शायद पंजाब हुकूमत का इतना वो फर्म कंट्रोल नहीं है उस तरीके से, और ना ये सारे इतने बड़े मेगा इवेंट को ये किसी सूरत में ये कंट्रोल कर सकेंगे। देन हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल? ठीक है आई फील कि सबसे पहले इनको रूल्स रेगुलेशन हुकूमत को चाहिए था, आपके ख्याल में, कि हुकूमत को पहले लाहे अमल तरतीब देती है इस हवाले से, और उसके बाद चीज़ों को ठीक करके उसके बाद इस तरह का कोई त्यौहार जो है वो मनाने का ऐलान करती। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी ने आज बात की, करप्शन की तहकीकात आज़ादाना तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हुकूमत को कोई सियासी चैलेंज भी दरपेश नहीं है। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि मुल्क की मईशत पर छाए बादल छट रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मगरबी मुमालिक पाकिस्तान के लिए सफरी शराइत आसान कर रहे हैं और आवाम को आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। अभी हम आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की बात करें तो शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो चुका है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है। अदालत में दीगर मुल्जिमान बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर की जानिब से वकील आजम नज़ीर तारड़, जबकि मुनीर ज़िया और अली सजाद की जानिब से अली रजा एडवोकेट पेश हुए। इस मौके पर आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल कदवाई और इम्तियाज हैदर मार्च 2018 से कैद हैं, जिनके खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और वो नैब रिमांड भी मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें मेरे मुवक्किलान के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नहीं चाहते कि इंसाफ का कत्ल हो, ऐसे किसी शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए जिसका जेल जाना नहीं बनता। समाअत में मुल्जिम मुनीर ज़िया और अली सजाद भुट्टा की जमानत के लिए वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस दायर न होने की वजह से आप जमानत मांग रहे हैं, इस तरह तो कत्ल के मुल्जिम को भी छोड़ देना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला नहीं करेंगे और रेफरेंस दायर होने के बाद सारे केस को एक साथ सुनेंगे। इसके बाद अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को तलब करते हुए आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस के मुल्जिमान की जमानतों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को 2 हफ्तों में मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि 2 रोज़ कबल 17 दिसंबर को नैब ने रेफरेंस तैयार करके दस्तखत के लिए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भिजवाया था। इस हवाले से बताया गया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर किए जाने वाला इब्तदाई रेफरेंस 100 सफ़हात से ज़ायद पर मुश्तमिल होगा। ख्याल रहे कि 5 अक्टूबर को नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को साफ पानी स्कैंडल के हवाले से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था, ताहम उन्हें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब ने बयान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ़ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए मजीद तफ्तीश दरकार है। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना हाउसिंग स्कीम का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा और इससे 71 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। यह भी याद रहे कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LDA आहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्जिमान इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हैं।
नवाज शरीफ के खिलाफ भी अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसला महफूज कर लिया गया है और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से दायर अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत से मज़ीद मोहलत की इस्तदा की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया। एहतसाब अदालत अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर महफूज किया गया फैसला 24 दिसंबर को सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की समाअत की, जिसके दौरान फ्रीकैन की जानिब से रेफरेंसेस के कानूनी नुकात पर दलाइल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ ने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने कैपिटल FZE से तनख्वाह वसूल की। कैपिटल FZE में नवाज शरीफ का ओहदा एजाजी था। उन्होंने कहा कि शुरू दिन से ही यही मौक़िफ़ रहा है कि नवाज शरीफ ने कभी तनख्वाह वसूल नहीं की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार दिया है। नवाज शरीफ के वकील का मजीद इस हवाले से कहना था कि कैपिटल FZE में मुलाजमत सिर्फ वीज़ा के मकासद के लिए थी। ख्वाजा हारिस की तरफ से एहतसाब अदालत में जहांगीर तरीन नायली केस का हवाला भी दिया गया। समाअत के दौरान नवाज शरीफ की जानिब से हसन नवाज की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात भी अदालत में पेश की गई। मजीद इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 1 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की मजमूई तौर पर 183 समाअतें हुई। अल अजीज़िया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मजमूई तौर पर 130 बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ 70 बार जज मोहम्मद बशीर और 60 बार जज अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। एवनफील्ड में सजा के बाद नवाज शरीफ को 15 बार अडयाला जेल से लाकर अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 में से 65 पेशियों पर मरियम नवाज शरीफ के साथ थी। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समाअतों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने 29 जबकि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को 20 समाअतों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की तफसीलात के बारे में आपको बताएं कि 28 जुलाई 2017 को पैनामा पेपर्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया था, जिसके बाद वो वजारत उज़्मा से भी नाअहल हो गए थे। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को हुक्म दिया था कि नैब रेफरेंसेस को 6 माह में निपटाया जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक नैब ने नवाज शरीफ और उनके साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस तैयार किया था, जबकि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस बनाया था। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इन तीनों रेफरेंसेस की समाअत कर रहे थे। 20 अक्टूबर 2017 को नैब की जानिब से फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के हवाले से दायर रेफरेंसेस के सिलसिले में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की थी और उनके 2 साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को मफरूर मुल्ज़िमान करार दिया था। 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ही एवनफील्ड रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद अज़ां शरीफ फैमिली ने जज मोहम्मद बशीर पर एतराज़ किया था, जिसके बाद दीगर 2 रेफरेंसेस अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जज अरशद मलिक को सौंप दी गई थी, जिन्होंने ही आज 19 दिसंबर को इन दोनों रेफरेंसेस पर फैसला महफूज किया है। एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जानिब से अपनी सज़ाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, जिन्हें 16 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। सजा मुअत्तली की दरखास्तों में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कौमी एहतसाब ब्यूरो को 10,000 रुपये जुर्माना किया था। वाज़ेह रहे कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरमान की जानिब से सजा के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर सजा मुअत्तली का फैसला मौखर कर दिया था। अदालती छुट्टियों के बाद इस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया था, जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में नया बेंच तश्कील दिया गया था। 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजाओं को मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला सुनाया था।
फैसले में ये कहा गया था कि दरख्वास्त दहिंदगान की अपीलों पर फैसला आने तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया था। मालम जबा अराजी केस पर बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोई चिट नहीं दी गई। ये पिछले दिनों बयान आया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है नैब की तरफ से, लेकिन नैब ने इसकी तरदीद की है और इस्लामाबाद कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उनका ये कहना था कि इंसदाद बदउनवानी के इदारे ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मालम जब्बा में चेयर लिफ्ट और होटल कायम करने के मंसूबे के लिए 275 एकड़ अराजी की लीज देने में मुबैना धोखाधड़ी पर तहकीकात का सामना है। नैब हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में तर्जुमान नैब का कहना था कि नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। इस स्कैंडल में न सिर्फ मौजूदा वज़ीर आला बल्कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। नैब तर्जुमान ने महमूद खान के दावे पर वजाहत देते हुए कहा कि सराय इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उनका क्लीन चिट का दावा दुरुस्त नहीं था। उनका ये भी कहना था कि नैब पेशावर में कलम बंद किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान गैर तसल्ली बख्श था और उन्हें तहकीकात के लिए दोबारा तलब किया जा सकता है। ये बात वाज़ेह है कि मालम जबा की ज़मीन वाली सवात ने बतौर तोहफा दी थी और जिसे 2014 में लीज़ किया गया था। ताहम इस मामले में बदउनवानी को भांपते हुए महकमा जंगलात ने बाद में लीज़ मनसूख कर दी थी, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मज़कूरा मामले की तफ्तीश के सिलसिले में नैब पेशावर में पेश हुए थे। पेशी के बाद उन्होंने दावा किया था कि नैब में ये उनकी पहली और आखिरी पेशी थी। उनका यह भी कहना था कि वो बराह रास्त किसी केस में मुलजिम नहीं ठहराए गए और उन्हें साबिक सूबाई वज़ीर की हैसियत से तलब किया गया था। उनका मज़ीद कहना था कि मुझे लीज़ के मामले से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, ना ही मैंने कोई लीज़ मंजूर करने के अहकामात जारी किए थे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़त में ये इंकशाफ सामने आया था कि मनसूबे के इश्तिहार और टर्म ऑफ रेफरेंस TORs में लीज़ की मुद्दत 33 साल और उसमें मज़ीद 20 साल के इजाफे की गुंजाइश ज़ाहिर की गई थी। मज़ीद ये कि मनसूबे के TORs को उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने 27 फरवरी 2014 को मंजूर किया था, जिसकी बुनियाद पर निजी शोबे से बोलियाँ और तजावीज़ तलब की गई थी। ख़त में मज़ीद ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मनसूबे को शुरू करने और चलाने के लिए निजी शोबे की जानिब से अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई और ये खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत और मुतल्लिका इदारों के शराकत से शुरू किया जाने वाला पहला मनसूबा था, जो तकमील के करीब है। आज़म खान का कहना था कि मेरे ख्याल में कोई भी निजी सरमायाकार 15 साल की कलील मुद्दत की लीज़ पर सयाहती शोबे में सरमायाकारी नहीं करेगा। उनका यह भी कहना था कि इस मनसूबे की लीज़ के मामले पर पहले ही 6 माह लग चुके हैं और इस मौके पर लीज़ की मुद्दत में तब्दीली से लीज़ का अमल सबूताश होगा। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पर रजामंदी हो गई है। ये बड़ा अहम मामला था। पिछले दिनों कि अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। अपोजिशन और हुकूमती अरकान को कमेटियाँ उनकी पार्टी अरकान के तनासुब से मिलेंगी। पहले मरले में 2 कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर डेडलॉक जो बरकरार था वो ख़त्म हो गया है और दोनों एक फार्मूले पर रजामंद हो गए हैं। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदार पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, फ़रोग नसीम, परवेज़ खटक और अली मोहम्मद खान ने नुमाइंदगी की और जबकि अपोजिशन की जानिब से राना तनवीर और नवीद कमर, शेज़ा फातिमा और मौलाना अब्दुल वासे समेत दीगर ने भी नुमाइंदगी की और इजलास में कायमा कमेटियों की तश्कील और चेयरमैनों के नाम पर मुशावरत पर गौर किया गया और हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने कायमा कमेटियों के लिए एक फार्मूले पर इत्तफाक भी कर लिया है। हुकूमती रुकन राना तनवीर के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमती अरकान को कमेटियाँ उनकी पार्टी अरकान के तनासब से मिलेंगी। पहले मरले में 2 कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। राना तनवीर ने कहा कि हर जुमे के रोज़ 2 कायमा कमेटियाँ तश्कील पाएंगी और हमें यकीन दिलाया गया है कि अपोजिशन को इसका पूरा हिस्सा मिलेगा। हुकूमत ने अपने अरकान की लिस्ट भी अभी तक फाइनल नहीं की है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 19 कमेटियों की सरबराही अपोजिशन का हक है। हुकूमत कह रही
है, किस फार्मूले पर नज़रसानी होगी। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या फार्मूला सामने लेकर आती है। और पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी ने बयान दिया है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर इत्तफाक हो गया है तो दीगर जो कायमा कमेटियाँ हैं वो भी बहुत ज़रूरी थी। हुकूमत से इस्तदा है कि अपोजिशन को 19 जो कमेटियाँ हैं उनकी सरबराही दी जाए, लेकिन हुकूमत 17 कायमा कमेटियाँ देना चाहती है। उम्मीद है कि मामले पर जल्द कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, एक बहुत अहम ऐलान किया है पंजाब हुकूमत ने। पंजाब में 12 साल बाद बसंत मनाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान ने 12 साल बाद नए शुरू होने वाले साल में फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि लाहौर की सिविल सोसाइटी और शहरियों की तरफ से बसंत का त्यौहार मनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस पर लाहौर के अवाम बसंत ज़रूर मनाएंगे। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि बसंत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि बसंत पर कोई पाबंदी नहीं है और इसे कानून के दायरे में रहकर मनाया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि असूली फैसला हो गया है कि बसंत मनाई जाएगी। 8 या 10 रुकनी कमेटी एक हफ्ते में बसंत की मनफी पहलुओं पर काबू पाने से मुतालिक तजावीज़ देगी। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका कमेटी तजावीज़ देंगे, उसके बाद वज़ीर आला की इस रोशनी में कानून और सकाफ़त के महकमे इस हवाले से हतमी फ़ैसला देंगे। पतंगबाजी की बाकायदा इजाज़त के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि असूली फ़ैसला हो गया है कि बसंत फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाई जाएगी। अब ये कैसे होगा कि वो चंद दिन में पता चल जाएगा। ख्याल रहे कि पंजाब बिलखसूस लाहौर में मौसम बहार का इस्तकबाल बसंत के त्यौहार को मनाकर किया जाता था। साल के दूसरे माह में लोग बसंत त्यौहार मनाने के लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं और इस मौके पर गली मोहल्लों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और तरह तरह के पकवान भी तैयार किए जाते हैं और हल्ला गुल्ला किया जाता है और बड़ा एक एंटरटेनमेंट का माहौल होता है और छतों पर बसंत मनाई जाती है और खाबे जो है उनका एहतमाम किया जाता है। 1990 की दिहाई में इस त्यौहार ने ख़ास रंग अपनाया और अब मल्टी नेशनल कंपनियों, बैंकों वगैरह ने भी महंगे होटल्स में बसंत त्यौहार पर प्रोग्राम का आगाज़ किया था। 2007 में उस वक्त की हुकूमत ने धाती डोर फिरने के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से बसंत पर पाबंदी आयद करते हुए पतंग मनाने को जुर्म करार दिया था, जिसके बाद से कई साल से गले पर डोर फिरने और दीगर नाखुशगवार वाक़यात के बायस पंजाब भर में बसंत मनाने पर पाबंदी आयद की गई थी। 2016 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत ने पंजाब में बसंत मनाने का फैसला किया था, लेकिन इसमें पतंग उड़ाने पर पाबंदी थी। लेकिन अब जो हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो उन्होंने लोगों की जो ख्वाहिशात हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 12 साल बाद बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। हासिल ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।